नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। प्रदेश में पहले चरण में नक्सल प्रभावित संभाग बस्तर के जिलों और दुर्ग संभाग के राजनांदगांव, कवर्धा और खैरागढ़ जिलों की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा 2 मंत्री कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर के साथ ही सांसद और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की साख दांव पर है। इन चारों सीटों के अतिरिक्त कांग्रेस और भाजपा के आधा दर्जन से अधिक दिग्गज नेताओं के भी भाग्य का फैसला होगा। हालांकि एक जगदलपुर की सीट पर कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। पहले चरण में भले ही 20 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन पूरे प्रदेश की नजर उन पर रहेगी। आगामी 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में हाई प्रोफाइल सीटों में राजनांदगांव, कोंटा, चित्रकूट और कवर्धा शामिल है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव के मैदान में हैं, तो उनका सामना कांग्रेस के गिरीश देवांगन कर रहे हैं। वहीं कवर्धा में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर को बीजेपी के विजय शर्मा चुनौती दे रहे हैं। कोंटा से कांग्रेस कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के सामने बीजेपी के सोयम मुक्का ताल ठोक रहे हैं। वहीं चित्रकूट से कांग्रेस से सांसद और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ बीजेपी ने विनायक गोयल को मैदान में उतारा है। हालांकि जगदलपुर से बीजेपी के किरण देव सिंह के सामने कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। बीजापुर, अंतागढ़ और नारायणपुर में बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में हैं, तो बस्तर और कोंडागांव में कांग्रेस के कद्दावर नेता ताल ठोक रहे हैं। बस्तर में कांग्रेस से लखेश्वर बघेल के सामने बीजेपी का बड़ा चेहरा मनीराम कश्यप है। वहीं नारायणपुर से बीजेपी के दिग्गज नेता केदार कश्यप का मुकाबला कांग्रेस के चंदन कश्यप कर रहे हैं, तो कोंडागांव से बीजेपी की लता उसेंडी को कांग्रेस के मोहन मरकाम का सामना करना पड़ रहा है। अंतागढ़ में बीजेपी के विक्रम उसेंडी का सामना कांग्रेस के रूप सिंह पोटाई से है। इसी तरह बीजापुर से बीजेपी के महेश गागड़ा के सामने कांग्रेस के विक्रम मंडावी हैं। केशकाल में बीजेपी के नीलकंठ टेकाम के सामने कांग्रेस के संतराम नेताम हैं। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के जो दिग्गज मैदान में हैं, उनकी जीत हार का असर न केवल उनकी पार्टी पर पड़ेगा, बल्कि सरकार की दिशा और दशा भी तय होगी। अब देखना ये होगा कि मतदाता कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व को जीत का सहारा बांधते हैं या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दोबारा सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का द्वार खोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, रायपुर। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका पूरे 5 साल नेताओं को इंतजार रहता है, प्रदेश की जनता को इंतजार रहता है और कहें तो पूरे देश को इंतजार रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सियासत का सेमीफाइनल 5 राज्यों में खेला जाने वाला है और छत्तीसगढ़ उनमें से एक प्रमुख राज्य है जहां कांग्रेस मजबूती से सत्ता में है और बीजेपी उसे सत्ता से उखाड़ना चाहती है। तो पहले चरण में जो 20 सीटें दांव पर हैं, उनमें बहुत सारे दिग्गज हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई मौजूदा मंत्री हैं, कई पूर्व मंत्री हैं। इन सब का जो प्रोफाइल है उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कहाँ कैसी टक्कर होने जा रही है और कहाँ दिग्गजों के मुकाबले में पुराने प्रतिद्वंदी हैं और कहाँ पर जो है नए चेहरे उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता साकिर रईस खान साहब हैं और साथ ही हमारे मैनेजिंग एडिटर आशीष तिवारी जी भी हमेशा की तरह अपने एनालिसिस के साथ मौजूद हैं। आपको बताएंगे एक एक सीट का हाल। आपका बहुत बहुत स्वागत। तौकीर रजा साहब, सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूँगा मैं, क्योंकि बात मैं पहले राजनांदगांव सीट की करता हूँ। 15 साल तक राज्य की बागडोर संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपनी पारंपरिक सीट से मैदान पर हैं। आपने कई मंत्रियों को भी टिकट दिया है, तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है और ये एक अनोखा चुनाव होगा जहां सारी सीटें आने के बाद, हालांकि मैं ये बात ज़्यादा दावे के साथ कह पाऊंगा, लेकिन शायद ये पहला अनोखा चुनाव होगा जहां पूरा मौजूदा मंत्रिमंडल और पूरा पुराना मंत्रिमंडल आमने सामने होगा। राजनांदगांव की तस्वीर क्या दिखाई देती है आपको? देखिए, राजनांदगांव की तस्वीर की बोलने की आवश्यकता ही नहीं है जी। आपने देखा होगा कि राजनांदगांव में जब लोकसभा चुनाव ही हुए थे तो मोतीलाल वोरा जी जो दिग्गज नेता कहलाते थे, उनको भी धूल चटाई थी डॉक्टर रमन सिंह जी ने, और उसके बाद लगातार वो वहां से कभी हारे नहीं। उसका कारण भी है कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो विकास की एक गंगा बहाई पूरे प्रदेश में, उसका मैसेज वो पूरा
प्रदेश में भी किया, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो राजनांदगांव में तो लोग उनको सर आंखों में बिठाए रखते हैं। रही बात उनके साथ जो उनके विरुद्ध जो बैठे हैं, चुनाव उतारी है कांग्रेस ने, एक भारी प्रत्याशी के नाम से वहां वैसे ही विरोध शुरू भी हो गया है। और गिरीश देवांगन जी, तौकीर रजा साहब गिरीश देवांगन जी कहते हैं डॉक्टर रमन सिंह के पास कोई विजन नहीं था, विजनलेस लीडर, इसलिए राजनांदगांव का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह एक मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए था। जवाब देखिए, गिरीश देवांगन जी को थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जब कहीं से चुनाव लड़ता है और वो 15 साल वहां रहता है तो अपने क्षेत्र का जितना विकास करता है वो कोई नहीं कर सकता। जब आप उदाहरण देखेंगे कि अब ज्यादा नहीं, 2017-18 का ही एग्जांपल दे देते हैं कि 2017-18 के जो चुनाव में चुनाव हो रहा नगरीय निकाय में, वहां पर उन्होंने जो नगर निगम ने मात्र 39 करोड़ रुपए सिर्फ खर्चा किया है। आप अंदाज लगाइए। और उसके पहले सॉरी अभी 22-23 का और 17-18 के चुनाव टाइम में देखेंगे आप तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 200 करोड़ से ऊपर दिया। यानी तस्वीर पूरी बदल दी। बने रहें तौकीर रजा साहब, बने रहें। बिल्कुल आपकी राय को ध्यान रखता हूं मैं। एक बार आशीष जी हमारे, आप एक तरह से देखिए तो हमारे सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, तो जरा उनकी राय भी लेते हैं। आशीष जी क्या कहेंगे राजनांदगांव की लड़ाई के? राजनांदगांव जो सीट है, राजनांदगांव शहर जो है साहित्यकारों का शहर रहा है, साहित्यकारों की पहचान वाली शहर, मुक्तिबोध और बख्शी वहाँ से आते हैं। और इस शहर की अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर रही, इसलिए सांस्कृतिक राजधानी भी उसे छत्तीसगढ़ का कहा जाता है। लेकिन 15 सालों में आधारभूत सुविधाओं के नाम पर तो बहुत कुछ हुआ है, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर कई बने राजनांदगांव शहर में जी। लेकिन राजनांदगांव शहर जिस तरह से विकसित होना चाहिए, जिस तरह से उसकी पहचान होनी चाहिए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, कोई भी ऐसा बड़ा संस्थान वहाँ पर इन 15 सालों में नहीं आ पाया जिसकी पहचान प्रदेश स्तर पे कम से कम होती, राष्ट्रीय स्तर पे तो नहीं होती। इसके अलावा हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, भले वहाँ मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिल गया लेकिन बहुत ही मामूली स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर हैं। आज भी वहाँ के लोग या तो रायपुर पर या नागपुर पर निर्भर रहते हैं। दुर्ग भिलाई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुर्ग भिलाई पर आना पड़ता है उनको। तो अगर 15 साल वहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, राजनांदगांव जिले से प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें 5 साल उनका डोंगरगांव से था, 10 साल उनका राजनांदगांव से रहा है। तो राजनांदगांव को जिस तरह से आगे आना था, जिस तरह से उसको पटल पे छा जाना था, हॉकी की नर्सरी रही है राजनांदगांव, एक उस लिहाज से भी कोई खास वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जो मुख्यमंत्री का अगर चेहरा वहाँ है तो जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की शायद नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया जिसके चलते आज उसकी चर्चा हो रही है। रईस खान साहब, हम अगर बस्तर की तरफ देखें तो बीजेपी ने अपने कई मंत्री उतार रखे हैं, पूर्व मंत्री। विक्रम उसेंडी की बात करें, चाहे लता उसेंडी की बात करें, महेश गागड़ा हो या केदार कश्यप हो, आपकी पार्टी से भी 2 मौजूदा मंत्रियों का भविष्य वहां दांव पर रहेगा और साथ में जो है प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे। आप बस्तर की लड़ाई को किस रूप में देखते हैं? देखिए, बस्तर की जो लड़ाई है वो बस्तर की जनता ने 2003 और 2008 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, चूंकि बस्तर के एक आदिवासी बहुल एरिया है और आदिवासी भाई हमारे बड़े भोले भाले होते हैं और उनकी एक अलग संस्कृति रहती है और अपनी संस्कृति में वे रचे बसे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने 2003 में जो चुनाव लड़ा था उससे पहले वादा किया था कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देंगे। तो 2-3 साल पहले मैं अपने विभागीय दौरे पे गया हुआ था, तो वहां भी मैंने पुराने जंग पाए खाए हुए खूटे बंधे हुए देखे। मैंने सुदूर अंचलों में दंतेवाड़ा के मैं गया था, तो पत्तासाजी करने पे पता चला कि 2003 में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देंगे। तो वो उसी के इंतजार में आदिवासी भाइयों ने अपने घर में लोहे के खूटे बांध के रख लिए थे। लेकिन चुनाव होने के बाद ना खूटा मिला, ना गाय मिली, ना रस्सी मिली। और उसके बाद जिस तरह से एक नारकीय जीवन आदिवासी भाइयों को वहां पर बिताना पड़ा, शरणार्थी कैंपों में, रिफ्यूजी कैंपों में कई महीनों, कई सालों तक आदिवासी भाई अपने बच्चों सहित रहे। 3-3 हजार स्कूलें बंद हो गई। पूरी एक तरह से जो बस्तर को एक मुख्य तंत्र से जोड़ने की जो पहल सरकारों को करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी तरह से अस्त व्यस्त छितिर-बितिर हो गई।
और जिस तरह से नक्सलवादी वहां पे आप मानते हैं कि आपकी पार्टी के आने के बाद बस्तर की तस्वीर बदली है, इसलिए चाहे पूर्व मंत्री मैदान में हो, चाहे किसी को भी उतार दे बीजेपी, लेकिन अभी भी पहल आपकी तरफ रहेगी और बस्तर वैसे ही आपका साथ देगा? जी निश्चित रूप से हमारी जो सरकार आई 2013 से भी आदिवासी भाइयों को भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और इनके जो, चलिए रईस साहब आप बने रहे, रईस साहब बने रहे, इस चर्चा में वापस लौटेंगे, इस बार वापस लौटेंगे, क्योंकि हम लोग इस बार बड़े क्विक रिस्पांस के साथ छोटी छोटी चर्चाएं करके सभी सीटों का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आता हूं मैं आपके पास, फिर आता हूं रईस खान साहब। 5 लाख से अधिक वन जी जी जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, आपको अपनी बात पूरी करने का मौका दूंगा। आशीष जी, एक एक करके सीट पर चर्चा करते हैं। आप हम देखते हैं कि बस्तर के जो 12 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जगदलपुर को छोड़कर बाकी सभी विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा लगभग हो चुकी है, लेकिन यहाँ कई 3 सीटों पर तो पारंपरिक जो प्रतिद्वंदी है वो दिखाई देते हैं। नारायणपुर की बात करें तो चंदन कश्यप मौजूद हैं केदार कश्यप के सामने। कोंडा गांव की बात करूं तो लता उसेंडी के सामने मोहन मरकाम, या मोहन मरकाम के सामने लता उसेंडी मौजूद हैं। बीजापुर की बात करूं तो विक्रम मंडावी जो है वहां पर महेश गागड़ा के सामने मौजूद है। ये जो पारंपरिक प्रतिद्वंदियों को सामने लाया गया है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इन तीनों सीटों का क्विक रिस्पांस आप थोड़ा सा एनालिसिस करके बताइए। देखिए, भाजपा ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में अपने पुराने मंत्रियों पर दांव खेला है, ये बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ भाजपा जो है जो बड़े अंतरों से चुनाव हारे थे उन प्रत्याशियों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, और कांग्रेस ने जो बड़े अंतर से चुनाव जीते उनमें से उन 8 विधायकों का टिकट अब तक के काट दिया है। तो ये बड़ा दिलचस्प बात हम देख रहे हैं। जहां तक बस्तर की ये 3 सीटों की बात है, जहां पर पुराने प्रतिद्वंदी सामने सामने हैं, लता उसेंडी मोहन मरकाम से लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, कम अंतरों से हारी हैं, लेकिन उनका प्रोफाइल लगातार बढ़ा के रखा गया है भाजपा के अंदर, और वो एक बार फिर से मैदान में है। भाजपा की स्ट्रेटेजी पर इस पर देखने वाली बात होगी कि क्या वो अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को पूर्व पीसीसी अध्यक्ष के सामने जीत दिला पाती है या नहीं दिला पाती है। इसके अलावा बीजापुर का जो सीट है, महेश गागड़ा पिछला चुनाव वहाँ पर हार गए थे, लेकिन महेश गागड़ा के एक बड़े नेता के तौर पर पिछले सालों में उभर के आए थे, और उनका एक नाम था, आदिवासी चेहरे के तौर पर भाजपा में स्थापित हुए थे। तो हो सकता है कि भाजपा को उम्मीद हो या दूसरा कोई विकल्प ना हो। 2 चीजें हैं कि हो सकता है कि उम्मीद हो भाजपा को कि महेश गागड़ा अपना जादू एक बार फिर से दिखा पाएंगे, या फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा था वहां पर, तो महेश गागड़ा एक मजबूरी के तौर पर ही भाजपा में फिर से आए हों। केदार रजा साहब की भी एक बार राय लेते थे कि रजा साहब, कोंडा गांव की सीट जो है दिलचस्प मुकाबला हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मोहन मरकाम जब वहां से चुनाव लड़े थे तो वो हार जीत का अंतर बहुत मामूली रहा था। तो इस बार जो लड़ाई है उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, इस बार तो देखिए निश्चित तौर पर एक देखिए हमारी महिला हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और वर्तमान में वो जीत के दिखाएंगे, क्योंकि ज्यादा अंतर से वो चुनाव नहीं हारी थी। इसके साथ साथ आप नारायणपुर के भी देखेंगे, नारायणपुर में भी हमने मात्र लगभग 2,500 के वोटों से लगभग मात्र भाजपा ने चुनाव हारा था, और चंदन कश्यप जीते थे। चंदन कश्यप इस बार तो उनका वैसे ही लोकल बहुत ज्यादा विरोध हुआ है, और धर्मांतरण का मुद्दा भी बहुत छाया हुआ वहां पर। उसके कारण से भी आज धर्मांतरण के नाम से वहां के जो आदिवासी हैं, मूल आदिवासी, बहुत नाराज बैठे हैं। तो वो भी इसके कारण से हम लोग वहां पर किसी हालत में बहुत अच्छे ढंग से चुनाव जीतने जा रहा हूं। मेरे को लगता है कि 12 से 13,000 वोटों से कम चुनाव जीतेंगे वहां पर। और अगर आप जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में भी किरण देव जी को देखकर एकदम देखिए, पूर्व महापौर है, जीते हुए हैं, और अभी वर्तमान में उनको विधायक की टिकट मिली है, तो ये भी वहां से जीतेंगे। और इसका रिजल्ट भी दिख गया कि जो 700 कांग्रेसी जो है वो आज कल भाजपा ज्वाइन कर ली है। ये भी आपने देखा होगा। बिल्कुल। चलिए अब मैं रईस साहब से एक बार राय लेता हूं। रईस साहब, जो बात कोंडा गांव की जा रही है, पिछली बार मोहन मरकाम से जीत हार का अंतर जो था काफी कम रहा था। मैं कोंडा गांव पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा संक्षिप्त, और साथ में नारायणपुर पर भी चाहूंगा, क्योंकि नारायणपुर में पिछली बार केदार कश्यप को गगन विहारी मंत्री करके वोटरों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन इस बार चंदन कश्यप की बात करें तो आमतौर पर यह धारणा यह थी कि चंदन कश्यप की लोकप्रियता को कहीं ना कहीं तकलीफ है और उनको बदला जा सकता है। इन दोनों सीटों के बारे में आपकी क्या राय है कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में? देखिए, कोंडा गांव के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 साल पहले क्या रिजल्ट रहा, लेकिन अंततः जीत मोहन मरकाम जी की हुई, जिस तरह से पूरे बस्तर में कांग्रेस की जीत हुई। और इन 5 सालों में
आप उधर जगदलपुर गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि कोंडागांव रास्ते में पड़ता है। जी तो जी। आज आप कोंडागांव से आप निकलेंगे तो आज आप कोंडागांव की तस्वीर बदली हुई सी देखेंगे। जी। आप कोंडागांव के अंदर प्रवेश करते ही हमें ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े महानगर में प्रवेश आ गए हैं। वहां की सड़कें, वहां का जो सौंदर्यीकरण है, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि वहां पे विकास की जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो पूरी तरह से, जो मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष भी थे और अब मंत्री भी हैं, तो उन्होंने पूरी अपने जो एक आस्था और लगन के मजबूत साथ टक्कर क्षेत्र के देंगे, विकास आप के साथ मानते हैं शुरू किए मजबूत हैं। टक्कर देंगे मोहन मरकाम जी? मोहन मरकाम जी बहुत बड़े मतों के अंतर से जीत रहे हैं। चलिए, क्योंकि ये 5 आपका सालों में उन्होंने जो आत्मविश्वास, विकास की आपका गंगा बहाई है, आत्मविश्वास 3 और तारीख को नारायणपुर याद के रखिएगा। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, फिर आप जी हाँ, इसके बारे में निश्चित बात रूप से मैं कायम करेंगे। हूं अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल, 3 तारीख बहुत दूर नहीं है, पहले वोटिंग होने देते हैं, फिर इंतजार करते हैं। आशीष जी, चलते हैं चित्रकूट। प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, सांसद हैं। इस राज्य के इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी दिलचस्प चीजें देखने को आ रही हैं। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, पूर्व मंत्रिमंडल, मौजूदा मंत्रिमंडल, दोनों मैदान में। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष सांसद हैं, लेकिन दोनों ही विधानसभा चुनाव में, एक अपनी पारंपरिक सीट से, दूसरा लोरमी से, जो कि धर्मजीत जी की सीट है। मैं जो चित्रकूट की सीट है, वहां की एक बहुत खास बात आपसे शेयर करता हूं, आपको पता होगा। दीपक बैज जी माड़िया आदिवासी हैं, मूलतः जो है अबूझमाड़ के रहने वाले, लेकिन वो वहाँ उनकी जो बैज सरनेम के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे आप जाएंगे तो। ऐसे ही विनायक गोयल, गोयल नाम सरनेम से आप चौंकेंगे, मुरिया आदिवासी हैं, ये भी वहाँ बहुत कम होते हैं। तो जो लोग बहुत कम है, न्यूनतम है उस इलाके में, इन 2 लोगों की 2 पार्टियों से टक्कर है। कैसे देखते हैं आप? बेहद दिलचस्प मुकाबला रहेगा। दीपक बैज बड़े कद के नेता के तौर पर आदिवासी चेहरे के रूप में उभरे हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, युवा हैं, और इस बार पीसीसी अध्यक्ष के वर्तमान में वो कमान भी संभाल रहे हैं। तो दीपक बैज एक उम्मीद के तौर पर बस्तर में कांग्रेस के लिए सामने तो आए हैं, लेकिन जहां तक गोयल की बात है, गोयल भी सब भाजपा संगठन में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, और चित्रकूट का जो इलाका है, छोटा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर उपचुनाव भी हमने देखा था। तो ये पूरी ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर मुझे लगता है कि प्रत्याशी भी हर गाँव तक पहुँच के अपनी बात रख सकता है और इन लोगों से कनेक्ट कर सकता है। अब देखने वाली बात है कि दीपक बैज चूंकि सांसद भी हैं, अभी वर्तमान में पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, तो उनका किस तरह से टक्कर ये गोयल साहब दे पाएंगे? जी बिल्कुल। तौकीर रजा साहब, कोंटा की सीट भी एक बड़ी दिलचस्प सीट है। आपने वहां से कवासी लकमा या दादी के खिलाफ उतारा है स्वयं मुक्का को। आपकी पार्टी में ही विरोध हो रहा है। अंगाराम मरकाम जो हैं वो खुद विरोध के स्वर उठा चुके हैं, कह चुके हैं कि मैं मजबूत दावेदार था, मुझे पार्टी ने अनदेखी की मेरी। और ये साथ में जो है वहां मनीष कुंजाम जी मौजूद हैं। ये दोनों फैक्टर जो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपने एक टोकन कैंडिडेट उतारा है? जो आपसे एक चर्चा में मैं बात कर रहा था कि वॉकओवर देते हैं आप लोग, ऐसा आरोप लगता है, तो क्या आपने कवासी लकमा को वॉकओवर दिया है वहां? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आपने 2 बात अपने प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। देखिए, आप जो स्वयं मुक्का को देख रहे हो, स्वयं मुक्का ग्राउंड लेवल के पुराने नेता हैं और बहुत सहज सरल है, और सबसे बड़ी बात पढ़े लिखे, और हुंगाराम मरकाम जी भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने उनको बना लिया है। एक बात। दूसरी बात, जो उत्तर की बात कर रहा था, मनीष कुंजाम जो है, अभी वो कम्युनिस्ट पार्टी से जब चुनाव लड़ने के लिए अपनी चाल ठोकेंगे, तो वो साफ सुथरा दिखेगा कि किसके वोट काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं काटेंगे, वो सीधा सीधा कवासी लकमा के वोट काटेंगे, जो इस बार कवासी लकमा बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं। और स्वयं मुक्का जो है, ग्राउंड लेवल में आप पता भी कर सकते हैं, वहां बहुत अच्छे चिर परिचित चेहरे हैं और सरल सहज भी हैं। मेरे पर्सनल रजा साहब, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता। स्वयं मुक्ता का चेहरा चिर परिचित चेहरा है, लेकिन वो किस चीज से जुड़े हैं वो भी ध्यान रखिए। आपके कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो आदमी एक ऐसे आंदोलन से जुड़ा था जो नक्सलियों के विरोध के साथ शुरू हुआ था, उसका प्रचार करने जंगल के इलाके में जाएं तो जाएं कैसे? देखिए, ऐसा है, जो लोकल व्यक्ति होता है, जो मूल व्यक्ति होता है, वो सारी चीजों को, सारे समीकरण को समझता है और वो चीज को जानते हैं। अभी आपने जो बताया ना, मनीष कुंजाम जी जो है, आज अगर वो चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकने वाले हैं, तो उसका मतलब यह है
कि इनके लगभग 40% वोट बैंक खराब होने की स्थिति में आ गए हैं कांग्रेस के, और इस चीज को समझ में उनको चलिए आ इसका भी गया है। जवाब इसी देना कारण से चाहते ये हैं उल्टी रईस सीधी खान अफवाह साहब, बनाने इसका की कोशिश जवाब करते देना चाहता है, जरा सुन ही लेते हैं क्या कहना बहुत चाहते हैं अच्छे रईस वोट जीत रही साहब। है। रईस साहब बताइए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक राजनीति करने की फितरत है वो आपदा में अवसर खोजने की रहती है। आप इनके प्रत्याशी के बारे में पूछ रहे हैं तो ये मनीष कुंजाम के बारे में बता रहे हैं, जैसे मनीष कुंजाम को प्रायोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है कांग्रेस के वोट काटने के लिए। खैर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कवासी लखमा एक जमीन से जुड़े नेता हैं, आदिवासी क्षेत्रों में अंदर तक वो एक वहां की सभ्यता में वहां के लोगों से बड़े घुल मिल के और एक जिस आत्मीयता के साथ वो उनसे जीवन संपर्क में रहते हैं, तो उनकी लोकप्रियता का कारण ही यही है, और लगातार वो इसी कारण से वहां पर जीत रहे हैं और इस बार भी अच्छे खासे मतों से दर्ज करेंगे। और जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पे एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी है, और दंतेवाड़ा में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। नक्सल हमले में जो एक इनके नेता आप दोनों इतने कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं ना रईस साहब, आप और तौकीर रजा साहब, बेचारा वोटर जो है ना, बेचारा वोटर कंफ्यूज हो जाएगा, किसका कॉन्फिडेंस जो है उसको सही माने। बने रहे हैं आप आशीष जी, वोटर ने जो बिल्कुल रईस साहब आता हूं आपके पास, बिल्कुल आता हूं रईस साहब आपके पास। आशीष जी, ये पूरे समीकरण अगर हम देखें इन 20 सीटों का, तो क्या आपको अलग दिखाई देता है पिछले बार के विधानसभा चुनाव से? इस बार आपको क्या अलग दिखाई देता है? हालांकि पिछली बार 20 सीटों के बजाय 18 सीटों पर इस इलाके में चुनाव हुआ था, 2 सीटें इस बार बढ़ी हैं। क्या कहेंगे आप, इस पूरे में क्या अलग है? अलग कुछ चेहरों पर बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से बस्तर में हमारे कांग्रेस के खान साहब बोल रहे थे कि बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन वहाँ पर 3 विधायकों का टिकट काट दिया गया है वर्तमान में, और चौथा अभी घोषित नहीं हुआ है, और संभावना जताई जा रही है कि उनकी भी टिकट कट सकती है। अब हम चलते हैं अगर अंतागढ़ सीट की ओर, जहाँ पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो उनके खिलाफ अनूप नाग जी का टिकट काटा गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बगावत भी कर सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा भानु प्रतापपुर का जो सीट है जहां पर उपचुनाव हुआ था, वहां पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहेगा। और टिकट कटने वालों में चित्रकूट, जिसकी चर्चा भी कुछ देर पहले कर रहे थे हम, वहां पर बिंजाम जो रहे हैं विधायक, उनका टिकट काटा गया है। हालांकि दीपक बैज ही चुनाव लड़े थे, लेकिन उपचुनाव में जो विधायक बन के आए थे। इसके अलावा कर्मा परिवार से, हालांकि वो टिकट परिवार में ही आ गया है, देवती कर्मा जी को टिकट इस बार नहीं देकर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। पिछली बार वो अपनी माँ के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कहे थे, हालांकि अंतिम मौके पर वो मान गए थे। इसके अलावा यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज इस बार बड़ा फैक्टर बन सकता है। इस बार जो अलग फैक्टर है, इस बार जो पिछली बार नहीं था, वो एक फैक्टर के तौर पर सामने आएगा। इसके इतर हम देखते हैं कि जो पिछले चुनाव में भाजपा सत्ता पक्ष में थी और कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका में थी, आक्रामक भूमिका में थी, इस बार भाजपा विपक्ष में है, लेकिन उस तरह से आक्रामकता भाजपा ने नहीं दिखाई है पूरे 5 सालों में। भाजपा एक तरीके से पार्टी कार्यालय के अंदर रणनीति बनाकर सीधे मैदान में, चुनावी मैदान में उतरी है। उसके पहले वो संघर्ष करती नजर नहीं आई है। जमीन पर जो संघर्ष देखा जाना चाहिए था, उस तरह का संघर्ष हमने नहीं देखा है। लेकिन चुनाव आंकड़े और चुनाव मैनेजमेंट का पूरा में भाजपा माहिर है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी आप मानते हैं कुल मिलाकर मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, और भले ही पहले चरण का मतदान है, लेकिन वहाँ से जो भी संकेत उभरेंगे पहले चरण की वोटिंग के बाद और जो भी नतीजे आएंगे, उसका असर व्यापक रूप से पड़ेगा। हालांकि कहते हैं बस्तर सत्ता की कुंजी, मैं समझता हूँ कि ऐसे ही सरगुजा भी सत्ता की कुंजी और तमाम इलाके होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर दिग्गजों के साथ चुनाव की शुरुआत हो रही है तो उस पर निगाहें न केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि पूरे देश की रहेगी। बहरहाल रईस खान साहब, तौकीर रजा साहब, आशीष जी, आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे पहले चरण का जो मतदान छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। बस्तर, राजनांदगांव, कवर्धा के इलाके की जो 20 सीटें हैं और खैरागढ़ की, उनमें चुनाव होने जा रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री, 2 मौजूदा मंत्री, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 4 पूर्व मंत्रियों के साथ कुल मिलाकर यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए, ताज़ा खबरों के लिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।